मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुधर ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि भजतमी समीयति चतुर्नो अभ्यं करो समं कुरु प्रजापु अभ्यं न पशुभ्य अंबिके अम्बालिके नोमा नियति कंदन सतः सुभद्रिकां गांभीर्यवासिनी मैं डॉक्टर प्रणाम दास संस्कृत में सहायक प्रोफेसर किन्नान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेज मधुबनी। ये छात्रों, आज 17 जुलाई है, 17/7/2020 ईस्वी। शास्त्री तृतीय खंड में भाषा विज्ञान कह दिए हैं कि व्याकरण विषय वालों के लिए है। जैसे संस्कृत वाङ्मय इतिहास अनिवार्य है, वो सब विषय के लिए है, जैसे चाहे वो व्याकरण हो, साहित्य हो, ज्योतिष हो। लेकिन भाषा विज्ञान जो है, जो मात्र व्याकरण छात्रों के लिए है, ये अष्टम पक्ष के अंतर्गत में आते हैं। तो भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान की उपयोगिता, भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, ये सब व्याख्यान की चीज़ है, अध्ययन की चीज़ है। आज हम भाषा विज्ञान और व्याकरण, थोड़ा कुछ साम भी और अंतर भी है, उसी पर थोड़ा मैं कह रहा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है, जो कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में निवास करता है, इसीलिए उसे सदैव आपस में विचार विनिमय मानव जीवन में अत्यावश्यक है। भाषा की परिभाषा रट लेना परमावश्यक है। जैसे भाषा उच्चरित अवयों से, भाषा उच्चारण अवयों से उच्चरित प्राय यादृच्छिक आर्बिट्री ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा जो स्पष्ट होता है, जैसे मनुष्यों में गूंगा नहीं, पशु पक्षियों का नहीं, मनुष्यों में जो स्पष्ट बातचीत किया जा सके, जो एक दूसरे समाज में समझ सके, वही भाषा की परिभाषा है और भाषा विज्ञान है। अब आपको प्रश्न हम दिए जा रहे हैं कि भाषा विज्ञान तथा व्याकरण दोनों में कुछ साम है, छोटा है, ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण साम एवं भेद। हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इसमें जैसी है वैसा अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम व्याकरण शास्त्र का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को दिखलाना। यह किसी भी भाषा के टुकड़े टुकड़े कर उसके ठीक स्वरूप से संपादित करता है। यह शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। जैसा कि भर्तृहरि का उक्त है, साधुत ज्ञान विषया सैखा व्याकरण स्मृति, वाक्यपदी का है व्याकरण का।
भाषा की विकृत अथवा परिष्कृति से कोई संबंध नहीं होता, यह तो कब और कैसे उत्तर देता है। इसके विपरीत व्याकरण भाषा के परिमार्जन पर बल देता है। तो इस तरह से यह जो भाषा विज्ञान है, जो व्याकरण विषयों वाला का है, इस प्रकार भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए व्याकरण सीखा जाता है। पहले लोग व्याकरण और भाषा विज्ञान में अधिक अंतर नहीं मानते थे, इसीलिए भाषा विज्ञान को तुलनात्मक व्याकरण यानी कंपैरेटिव ग्रामर कहा जाता था। किंतु इन दोनों के यथार्थ पदार्थ में अर्थात पर्याप्त मतभेद है और साम्य भी है। और है क्या तो व्याकरण शास्त्र है एवं भाषा विज्ञान विज्ञान है। इसमें साम्य भी है, जो आगे कुछ बातें दी जाती है। दोनों का संबंध भाषा के अध्ययन से है। दोनों के तीन भेद किए जाते हैं, ऐतिहासिक, समकालिक और तुलनात्मक। तो भाषा विज्ञान के भी इस प्रकार के रूप हैं। दोनों का पर्याप्त साम्य भी है। कुछ भाषा वैज्ञानिक वेत्ताओं ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान एवं व्याकरण को समान माना है, किंतु वस्तुतः दोनों एक नहीं है। कुछ भेद भी है। भाषा विज्ञान यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, किंतु व्याकरण रूप इससे पृथक कर दिखाया है। व्याकरण शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, समझना आदि विश्लेषण करता है। क्या करनी है, क्या अकरनी है, कैसे प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, वचन जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब बात व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत है। इसी ज्ञान के कारण वह शास्त्र माना जाता है। प्रोफेसर सूच ने इसे व्याकरण को कला एवं विज्ञान दोनों ही कहा है। दूसरा वक्तव्य है वह
कहे हैं जो पहला है। दूसरा है भाषा विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, पर व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित रहता है। व्याकरण का अध्ययन प्रायः एक भाषा के ऊपर केंद्रित रहता है, पर भाषा विज्ञान वह विज्ञान नहीं है, किंतु उसमें एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार वह अनेक भाषाओं के अनेक प्रकार के अध्ययन द्वारा शास्त्रों और विज्ञानों से सहायता लेकर अपने सामान्य सिद्धांतों का भी निर्धारण करता है। तीसरा है व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम ज्ञान आदि से जुड़े हुए रहते हैं, किंतु भाषा विज्ञान विस्तृत विवेचन शोध प्रधान है। जैसे इसी के अंतर्गत में कहा गया है, भाषा क्या है और बोली क्या है। तो भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तार रहता है, किंतु बोली का कम। लेकिन बोली ही संपर्क से भाषा में परिणत हो जाती है। इस तरह से उसका ध्यान रूप आदि पूर्ण रूप से विवेचन करना तथा इतिहास की ओर अधिक संकेत करता है। प्रयोग निर्देश पर उसका ध्यान नहीं जाता है। भाषा विज्ञान सीधे यह नहीं कहेगा कि जाना क्रिया का रूप क्या होगा, जैसे कि व्याकरण कहता है। तो व्याकरण का मार्ग निर्देशन है जो शुद्ध बोलना लिखना। इस प्रकार व्याकरण के मूलभूत पूर्ण विवेचन भाषा विज्ञान का कार्य है, और इस प्रकार वह व्याकरण का भी व्याकरण है। चारिम प्रविष्ट पर पहुँचते हैं कि व्याकरण तथा विज्ञान का अनुगामी है। भाषा विज्ञान नए विकासों का लेखा जोखा लेकर चलता है, किंतु व्याकरण उसे साधु मानता चला जाता है। तो इस प्रकार भाषा विज्ञान का संबंध भाषा के अधिक से अधिक जीवित रूप से होता है, पर व्याकरण इतना प्रगतिवादी नहीं है। धीरे धीरे व्याकरण भाषा विज्ञान की इस मान्यता को ग्रहण कर रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि व्याकरण अप्रगतिवादी या पुरातनवादी है, तथा इसकी तुलना में भाषा विज्ञान
प्रगतिवादी या नवीनतावादी है। पांचवा कुछ है जो आधुनिक मतानुसार भाषा विज्ञान भाषा की रचना, वाक्य संगठन, ध्वनि, अर्थ, शब्द समूह और लिपि आदि का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जबकि व्याकरण का प्रभुत्व विषय भाषा की रचना और व्याकरण वाक्य गठन करके जाते हैं, प्रयोग करके ही जाते हैं। छात्राओं शास्त्रीय लेखन में भाषा विज्ञान जो है तो व्याकरण वालों के लिए है, और आज का जो यह विषय रहा है भाषा विज्ञान व्याकरण अंतर तथा साम्य, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, इसको अध्ययन करना है। और कुछ इसके पश्चात भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां भी होती है। भाषा संबंधी कुछ ऐसी विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। व्याकरण के नियम किसी भाषा विशेष रूप में लागू होते हैं, किंतु जिस विशेषताओं और प्रवृत्तियों की चर्चा होती है उसका संबंध भाषा मात्र से है। कहा गया है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और उसका विकास भी समाज में ही होता है। प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार चाहे तो भाषा के संबंध में भी कह सकते हैं कि भाषा समाज के लिए समाज द्वारा निर्मित होती है। मातृभाषा शब्द सुनकर यह भ्रम नहीं होना है कि भाषा की उत्पत्ति माता से होती है या माता की कोई विशिष्ट भाषा है। भाषा सीखी तो जाती है पूरे समाज से और सिखाता है पूरा समाज, किंतु उसका प्रारंभ माता से ही होता है। आरंभिक पाठ माता से ही पढ़ाती है, क्योंकि जन्म के बाद जितना सीधा और निकट का संबंध उससे होता है उतना समाज के किसी और प्राणी से नहीं। वस्तुतः भाषा जैसी सामाजिक वस्तु को जिस शिशु तक पहुँचाने का काम या यूँ कहते हैं कि शिशु को भाषा से परिचित कराने का काम सर्वप्रथम माता करती है। इसीलिए उसके ऋण या आभार को स्वीकार करने के लिए मातृभाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु जिस भाषा को वह सिखाती है वह समाज की ही संपत्ति है, जिसे स्वयं अपनी माता से प्राप्त किया था। समाज को छोड़कर भाषा की कल्पना से ही नहीं सकती। यद्यपि भाषा के अन्य अनेक आधार भी होते हैं, जैसे भौतिकी या साहित्यिक, पर ये भी उसके सामाजिक रूप के ही विभिन्न पक्ष हैं। भौतिक आधार भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है, तो साहित्यिक आधार भावों और विचारों की संचित राशि को। तात्पर्य यह है कि चाहे जिस दृष्टि से देखें भाषा का सामाजिक रूप स्पष्ट है। सच पूछा जाए तो भाषा की उत्पत्ति प्रधानतः सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही हुई है।
बाकी भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। मनुष्य के समान भाषा की भी धारा सतत प्रवाहमान है। जिस प्रकार उद्गम स्थल से लेकर समुद्र पर्यंत नदी की धारा अविच्छिन्न होती है, जब कहीं भी सूखती या टूटती नहीं, उसी प्रकार जब से भाषा आरंभ हुई तब से आज तक चली आ रही है और चलती रहेगी भविष्य में भी, और जब तक मानव समाज रहेगा तब तक इसी प्रकार चलती रहेगी। भाषा की यह गतिशीलता समाज में ही रहती है। व्यक्ति उसे अर्जित कर सकता है, उसे थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर सकता है, किंतु न तो उसे उत्पन्न कर सकता है और न उसे समाप्त ही कर सकता है। वह इस विशाल कालजयी प्रवाह का एक नगण्य बिंदु मात्र है, जो वह कर भी अपनी सत्ता पृथक नहीं कर सकता। पृथक करने के प्रयास भी उसकी सत्ता मिट जा सकती है।